विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुई हूँ एक नए पाठ के साथ, एक नए शीर्षक के साथ। तो आज मैं क्लास 12th ICSE बोर्ड का पार्ट 5 काव्यमंजरी से लेकर आई हूँ। काव्यमंजरी के पार्ट 5 का शीर्षक है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके बाद हम पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। तो पाठ की व्याख्या आपको पढ़ाने और समझाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कविता बहुत ही मार्मिक कविता है। इसमें अज्ञे ने एक नदी की कहानी बताई है जो अपने बात को व्यक्त करते हुए किस तरह से समाज और संसार के सामने प्रकट करता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक ग्राम में हुआ था। ये क्रांतिकारी कवि कहलाए। इन्होंने आंदोलन में भाग लिया। ये इन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी की। इन्होंने अपने संपादन जिसका किया उसमें था सैनिक और विशाल भारत। 1943-46 तक सेना में भी ये रहे। इलाहाबाद से प्रकाशित प्रतीक से ये जुड़े रहे, जिसका प्रकाशन इन्होंने किया। अनेक पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया, जिनमें रहा विशाल भारत, दिनमान, नव भारत टाइम्स तथा नया प्रतीक, जिनमें शामिल था। इन्होंने आकाशवाणी में भी भाग लिया, उससे भी संबंधित थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ दिन अध्यापन का भी कार्य किया और 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। अज्ञे जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आंगन के पार द्वार इत्यलम हरी घास पर चढ़बर इंद्रधनु रौंदे हुए, ये अरियोग करुणामय प्रभामय सुनहले सहवाल, कितनी नाव में कितनी बार तथा पूर्वा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं रही। सन 1978 में कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो अज्ञे जी की भाषा मुख्यतः संस्कृत निष्ठ पदावली से भरी हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कविता के माध्यम से क्या इन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। पहला पैरा देखते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्वतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती हमारे कोड़ गलिया अंतरीप उभार सैकत कूल। सब गुलाइयां उसी की गढ़ी हैं, माँ है वह है इसी से हम बने हैं। तो कवि का कथन यह है। कवि ये कहता है कि नदी अपने बारे में बताते हुए नदी का द्वीप क्या कह रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं। जिस प्रकार द्वीप का निर्माण नदी द्वारा होता है, जिस प्रकार द्वीप का निर्माण नदी द्वारा होता है, उसी प्रकार जीवन सरिता से हमारा निर्माण होता है। और वो कहते हैं कि हम यह नहीं कह सकते कि नदी हमें छोड़कर चली जाए। कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्वतस्विनी बह जाए। वो कह रहे हैं कि नदी का कथन है कि वो कह रहे हैं हम नहीं कहते कि नदी यानी जीवन सरिता से हमारा निर्माण हुआ है, और हम ये नहीं चाहते कि वो हमें छोड़कर चली जाए, क्योंकि जो हम कुछ हैं, हमारा अस्तित्व, हमारा आकार प्रकार सब कुछ उसी नदी का दिया हुआ है, यानी उसी के द्वारा प्रदत्त है। उसी के द्वारा हमारे कोण, अंतरीप, हमारा उभार, रेतीला तट, सैकत कूल माने रेतीला यानी बालू से भरा हुआ किनारा, गोलाई, जो कुछ भी हमें परिलक्षित है यानी हमें जो दिखाई देता है, वो सब किसकी देन है? वो सब उसी की देन है। इस प्रकार नदी
हमारी माता है। माँ है वह है, इसी से हम बने। वो कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि इसी प्रकार नदी हमारी माता, उसी ने हमें जन्म और यह आकार दिया है, तो हम सदा उसके ऋणी रहेंगे। आगे देखिए अगला पैरा, किंतु हम हैं द्वीप हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा ढहेंगे, सहेंगे बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि द्वीप अपना परिचय देते हुए कहता है कि हम नदी के निर्मित द्वीप है, माने उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, नदी के द्वारा हुआ है। हम स्वयं धारा नहीं, वो कहते हैं हम स्वयं धारा नहीं है। लहरों के समान उठना गिरना और प्रभावित होना हमें नहीं आता है, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है। वो कह रहे हैं कि हम बहते नहीं है क्योंकि बहना रेत होने के समान है। और अपनी माँ नदी के प्रति मेरे मन में पूर्ण समर्पण भाव है, यानी सम्मान का भाव है। इसके प्रति हमारी आत्मीयता अविचल और अटूट है, यानी उसके प्रति जो स्नेह और प्रेम है वो अटूट है। किसी भावना से वशीभूत होकर प्रभावित होना हमने नहीं सीखा, किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा ढहेंगे, सहेंगे बह जाएंगे। कह रहे हैं कि अपने अस्तित्व को समाप्त करना, अब बहने से पैर उखड़ेंगे और प्लावन होगा, हम गिरेंगे और छोटे सहेंगे रहेंगे। एक बार भी प्रभावित होने का अर्थ है कि हम द्वीप से रेत बन जाएंगे, कि मतलब हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, वो द्वीप है और हम बहने लगेंगे तो हम रेत के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और एक बार टूटने का पुनः आकार पाना बड़ा मुश्किल होता है, यानी जो चीज एक बार टूट जाती है वह पुनः उस आकार में आना उसका मुश्किल होता है। हमें धारा बनने का स्वप्न नहीं, कह रहे हैं कि और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। तो कह रहे हैं हमें धारा बनने का शौक नहीं है। रेत बनने का अर्थ है कि रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। अगर हम रेत बन भी गए तो उससे क्या होगा, जल गंदा है हो जाएगा और वो गंदा होने के बाद उपयोग करने लायक नहीं रह जाएगा, अनुपयोगी ही बनाएंगे, यानी हम गंदा कर देंगे तो वो अनुपयोगी हो जाएगा। अतः अपने स्थिर रूप में रहना ही हमारे लिए उचित है। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति समाज का ऋणी है, अतः समाज के बीच समन्वय स्थापित करना उसका कर्तव्य होता है। उसे चाहिए कि वह आने वाली क्रियाकलापों से अपने समाज को कलंकित ना करे। यानी इस नदी के द्वीप के माध्यम से कवि यही समझाना चाहता है, जिस तरह से द्वीप चाहता है कि वह रेत बनकर जल को गंदा ना करे, नदी का अस्तित्व मत गंदा करे, तो उसी प्रकार व्यक्ति को भी होना चाहिए। वह समाज का ऋणी होता है और उसे अपने कर्तव्यों के द्वारा समाज को गौरवान्वित महसूस कराना है, ना कि कलंकित महसूस कराना है। अगला पैरा है, द्वीप है हम यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं बैठे नदी की क्रोध में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। कवि कहते हैं कि द्वीप कह रहा है कि हम द्वीप है, द्वीप हमारा बनना हमारे लिए अभिशाप की बात नहीं। कह रहे कि है शाप, यह अपनी नियति है, यह अभिशाप की बात नहीं है, बल्कि यह उसके भाग की बात है। मतलब वो बताना चाह रहा है कि हम नदी के पुत्र हैं बैठे नहीं नदी की क्रोड़ में, वो बता रहा है कि ये मेरे भाग की बात है। वास्तविकता तो यही है कि वो नदी का पुत्र है, क्योंकि वो नदी से ही जन्म पाता है और उसी की गोद में निश्चिंत होकर रहता है। जिस प्रकार से एक बच्चा
अपनी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और उसे आनंद मिलता है, वो निश्चिंत हो जाता है, उसे किसी का डर भय नहीं होता है कि कोई उसको उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ वो माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसी प्रकार नदी का द्वीप भी नदी में रहकर अपने आप को पुत्र मानता है और उसकी गोद में अपने आप को सुरक्षित मानता है। नदी के पार जो भूखंड है, कहते हैं कि वह बृहद भूखंड से हमको जो मिलाती और वह भूखंड अपना पितर है, अर्थात जो नदी के पार जो भूखंड है यानी धरती का जो टुकड़ा है वह उसका पिता है, क्योंकि भूखंड के ही अंश नदी की धारा में पड़कर रेत का रूप धारण कर द्वीप के निर्माण के मूल कारण बनते हैं। यानी जो रेत बह बह के नदी में जाती है वही इकट्ठा होकर द्वीप का रूप ले लेती है। तो यहाँ द्वीप अपना आभार प्रकट करते हुए नदी की महिमा का गुणगान करता है कि वह उनके साथ सुरक्षित है। देख लेते हैं नदी के भाव का केंद्रीय भाव यानी सारांश। सारांश क्या है? नदी के द्वीप अज्ञे की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है। कवि ने इसमें प्रतीकों का सफल और सार्थक प्रयोग किया है। इसमें नदी तथा द्वीप दो महत्वपूर्ण शब्द प्रतीकों के केंद्र बिंदु हैं। नदी समाज का, द्वीप व्यक्ति का तथा विश्व विस्तृत मानव परिवार का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार परिवार में माता पिता तथा संतान की इकाइयां स्वीकृत होती हैं, उसी प्रकार विराट मानव समाज के संदर्भ में समाज व्यक्ति तथा विश्व की इकाई आवश्यक है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से अज्ञे जी द्वीप और विस्तृत विश्व धरती का पारिवारिक संबंध दर्शाते हुए व्यक्ति और समाज और मानव विश्व मानव को यही समझाने का प्रयास करते हैं। कवि स्वयं को नदी की धरा में उत्पन्न एक द्वीप मानता है, यानी इस द्वीप का अस्तित्व नदी की धारा पर निर्भर है। कवि कहता है उसका मानना है कि समय की धारा ही मनुष्य रूपी द्वीप को बनाती है और मिटाती भी है, यानी समय बलवान है। अतः नदी का जो द्वीप है अपनी शक्ति तथा सीमा का बोध उसे हो गया है। जैसे व्यक्ति का समाज के प्रति समर्पण का भाव होता है, उसी प्रकार नदी के द्वीप का नदी के प्रति भी भाव है। जिस प्रकार द्वीप नदी का ऋणी है, उसी प्रकार व्यक्ति भी समाज का ऋणी होता है। अतः समाज के साथ समन्वय स्थापित करना उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है। द्वीप नदी का पुत्र मानता है अपने आप को, अतः उसकी गोद में ही वह निश्चिंत पड़ा रहना चाहता है। नदी के पार का जो भूखंड है वह उसका पिता है। नदी रूपी माता उसका संस्कार करती है। यही स्थिति व्यक्ति और समाज की भी होती है। नदी के प्रलयकारी स्थिति में वह द्वीप का आकार ग्रहण करता है। उसका अटूट विश्वास है कि प्रभावित होने के उपरांत भी छन कर वह स्वच्छ रूप धारण करता रहेगा। द्वीप का नदी के प्रति निवेदन है कि वह निरंतर प्रभावित रहकर उसका परिष्कार करता है। वह कहता है कि नदी को उसके मिटने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका विश्वास है कि उसका अस्तित्व शेष रह ही जाएगा। उसी बचे अस्तित्व से वह पुनः नए द्वीप माँ रूप धारण करेगा। नदी उसे निरंतर नया रूप देकर सजाती और संवारती रहेगी। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को संस्कार और संस्कृति के माध्यम से, सभ्यता के माध्यम से नया रूप धारण कराती है। उसको एक बच्चा होता है, उसको नया रूप धारण कराती है और समाज में रहने लायक बनाती है। तो देखिए नदी के द्वीप कविता का उद्देश्य क्या कवि ने बताया है कि नदी के द्वीप कविता में कवि ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह सृष्टि परिवर्तनशील है। सुमित्रानंदन पंत ने भी बताया कि सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है। जिस समाज में परिवर्तन ही उसके विकास का कारण होता है, तो विनाश ही सृजन को जन्म देता है। जब तक कोई चीज विनाश के कगार पर नहीं जाती है तब तक कुछ नया नहीं आता है। एक वस्तु नष्ट होकर दूसरी वस्तु के निर्माण की भावभूमि प्रदान करती है। प्रकृति कभी नहीं चाहती कि वह एक रूप में बनी रहे।
एक रूपता में सौंदर्य तथा रुचि का भाव नहीं रह जाता। जिस प्रकार किसी भी एक चीज को आप निरंतर देखते हो तो उससे आपका जी भर जाता है, उसी प्रकार से प्रकृति नित्य नए नवीन चीजों को देती है समाज के लिए। नई संस्कृति, नवीन संस्कार आदि, पुरातन का विनाश और नवीनता का आग्रह आवश्यक है। भाई पुरानी चीज जाएगी तभी नई चीज आएगी। प्राचीन काल की सभ्यता तथा उस समय की जातियों के भग्न अवशेषों पर ही नई संस्कृति तथा सभ्यता पनपेगी। अतः विनष्ट होने वाली वस्तुओं में चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। उनका अस्तित्व अजर अमर होता है। नए निर्माण में उन्हीं तत्वों का संस्कार होता है। हाँ, किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए पुरानी चीजों का आधार बनाना आवश्यक होता है। अतः समय के साथ कदम मिलाकर चलते रहना चाहिए। जीवन का नया उद्देश्य है। हर उद्देश्य को, हर चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा। जो भी परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं उन्हें हमें स्वीकार करना है। अतः परिवर्तन को युग की आवश्यकता मानकर उसका स्वागत करना चाहिए, मन दुखी नहीं करना चाहिए। जब जो हमारे जीवन में आ रहा है अगर हम उसको स्वतः स्वीकार कर लेते हैं मन से, तो शायद हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है और जीना आसान हो जाता है। नदी द्वीप को जन्म देती है, उसका निर्माण संस्कार करती है। उसको मिटाने में न नदी का हित है न द्वीप का। इसी प्रकार व्यक्ति और समाज का अस्तित्व भी होता है, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। परिवर्तन से इसमें कोई गत्यावरोध नहीं होता है। दोनों को अटूट संबंध समझना चाहिए दोनों का, क्योंकि नदी द्वीप की माँ है। तो आज आपने देखा नदी का द्वीप के माध्यम से कि वो किस प्रकार नदी के प्रति समर्पित है। उसी प्रकार हमारा भी भाव हमारे समाज के प्रति होना चाहिए, तभी हमारा देश उन्नति और विकसित की ओर अग्रसर हो पाएगा। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जब तक आप मुझे अपने कमेंट्स नहीं देंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले पुनः मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना कदापि ना भूलें और प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें। तो अगले वीडियो में मैं पुनः आपसे फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।